बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा हाल और कल कहां पर है आपके पास कमाई के मौके। आपको बताएं कि आप भी हमसे अपने शेयरों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारा नंबर है 9582222666। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखें। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शो में शामिल होंगे और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण दुबे हमें बताएंगे बाजार के लिए कल के अहम ट्रिगर्स। लेकिन उससे पहले हम जरा बाजार के आज के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार हुए एकदम सपाट बंद। साथ ही मिले जुले ग्लोबल संकेत थे, जिसके बाद आज मजबूती के साथ बाजार खुले थे। निफ्टी की बात करते हैं, 16,400 तक भी पहुंचा, मगर तेजी जो थी वो टिकाऊ नहीं रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 19 अंक की मामूली गिरावट के साथ 16,250 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 110 अंक फिसला, 54,208 के लेवल पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 138 अंक गिरकर बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझ रहे हैं कि बाजार में कल की जोरदार तेजी के बाद आज सुस्ती का माहौल क्यों रहा। 2 दिनों की बेहतरीन मजबूती के बाद भारतीय बाजारों में आज मिला जुला एक्शन देखने को मिला। वैसे तो दिन भर तेजी का माहौल था ही, ग्लोबल मार्केट से भी संकेत मिले जुले थे और हमारे बाजार एसजीएक्स निफ्टी पे ऐसा दिखा रहे थे कि शायद कमजोरी के साथ खुलेंगे, लेकिन खुले मजबूती के साथ एकदम फर्स्ट क्लास 16,300 के ऊपर और उसके बाद 16,400 तक पहुंचे भी और करेक्शन होकर 16,200 पर भी। तो 200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर हमने टाइम पास किया और फाइनली 20 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुए। बैंक निफ्टी पर भी यही हाल था, 34,650 के आसपास तक पहुंचे और नीचे 34,150 के आसपास का सपोर्ट, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने भी पूरा दिन बिताया और क्लोजिंग हल्के लाल निशान में 125 पॉइंट नीचे होती हुई दिखी। तो ओवरऑल 2 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा मिला जुला सा माहौल, और ऐसा मिला जुला सा माहौल होने के पीछे वजह यह थी कि डाउ फ्यूचर सुस्ती दिखा रहे थे हल्के लाल निशान में। 2 दिनों से एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग काफ़ी की है, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हो चुकी है। दूसरा ये कि 2 ही ट्रेडिंग सेशन में आप निचले स्तरों से 600 साढ़े 600 पॉइंट की रिकवरी भी निफ्टी पर दिखा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है 16,400 एक ऐसा लेवल है जहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और रुकावट तो आनी थी ही और वही होती हुई दिखी है। तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और रुकावट आज आपको दिखी बाजार में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। लेकिन स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज भी भरपूरता, बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर है। मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधरता हुआ दिख रहा है, लोगों में थोड़ा सा जोश तो नहीं कहूँगा लेकिन पॉजिटिविटी आती दिख रही है। और जो पिछला हफ्ता पूरा मतलब एकदम हतोत्साहित होकर और लटके हुए चेहरे थे, तो आज थोड़ी रौनक लौटती हुई दिखी है कल की तेजी के बाद और आज की मजबूती के बाद। भले अंत में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई हो, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं एक मिला जुला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और आइए देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत और क्या आंकड़े आज मिल रहे हैं। एफआईआईज पर सबसे पहले नजर डाले। आज हमने देखा कैश मार्केट में करीब 1255 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं डीआईआईज की तरफ से करीब 376 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का। संदीप जी, बाजार कुछ संभले जरूर हैं, लेकिन अभी जो बाजार की चाल है वो पूरी स्टेबल हम बिल्कुल नहीं कह पाएंगे शायद। आगे आप क्या नजरिया रख रहे हैं बाजार पर? देखिए, ये तो चीज अच्छी हुई कि मार्केट्स में जो 2 दिन से रौनक लौटी है, और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि एफआईआईज की शॉर्ट कवरिंग थी और आज वो शॉर्ट कवरिंग के डेटा उतना नहीं देखने को मिला, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर था ऊपर के लेवल्स पे। हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हो। 16,300 एक अहम लेवल है, बट फिर भी 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट कल आया और अब 16,500-600 के घर भी देखने को मिलते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए ग्लोबल क्यूज आज भी नेगेटिव है, अभी भी एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव है थोड़ा सा, और ओवरऑल थोड़ी सी रौनक इसलिए लौटी है कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में थोड़ी बहुत तेजी आई है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे मार्केट्स रिवॉर्ड कर रहे हैं, जहां पे मार्केट रिजल्ट्स खराब है वहां पे पनिश कर रहे हैं। सो बेसिकली मेरे हिसाब से बाइंग में ही रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा जो पैनिक वाला माहौल था कि 15,671 एक अच्छा सपोर्ट था, उसको बार बार रिस्पेक्ट दिया। 2-3 बार वहां पे बॉटम बना के मार्केट्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो वन शुड स्टे पुट, और मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बाइंग की जा सकती है, बट ओवर एग्रेसिव होके ओवर लिवरेज या ओवर एक्सुबरेंस नहीं होना चाहिए। यही मेरा मानना है मार्केट्स में।
ओके। और मैं आपसे जानना चाहूंगी अब आपका नजरिया क्या है आने वाले दिनों के लिए। मैं हफ्ते भर का सबसे पहले अगर मैं आपसे समझूं संदीप जी, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? 7 से 10 दिन का अगर किसी का व्यू हो तो। बिल्कुल, देखिए मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे तो मैं लाया हूँ सीमेंस है, एबीबी है, ये जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी दे रहे हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। तो सीमेंस ले सकते हैं, टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है। 2390 के टारगेट के लिए पहला टारगेट और 2430 का दूसरा टारगेट और 2310 का स्टॉप लॉस लगाए। सो इंट्राडे एफएनओ पिक इज सीमेंस। और दूसरा है पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूँ विनाइल केमिकल्स, जो कि पिडिलाइट ग्रुप की एक कंपनी है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए थे। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी टेक्निकली बहुत बढ़िया हो गया पोस्ट करेक्शन, क्योंकि सारे स्टॉक्स करेक्ट किए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा पिटाई हुई है। तो 279 पे क्लोज हुआ था, 320 का टारगेट लगाए और 250 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो एक दिन का नजरिया और हफ्ते भर का नजरिया। सीमेंस में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह और विनाइल केमिकल्स में पोजिशनल व्यू रखने का सुझाव दे रहे हैं संदीप जैन। आइए कुछ नतीजों पर चर्चा कर लेते हैं। आईटीसी नतीजे रहे बाजार के अनुमान के मुताबिक। मुनाफा बढ़ा है 11%, 4191 करोड़ रुपए हुआ है। बिक्री भी बढ़ी है 15% के करीब। अब आपके हिसाब से नतीजे कैसे रहे संदीप जी, और कल बाजार इस पर रिएक्ट कैसे करेगा? आईटीसी में क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, आईटीसी को मार्केट वैसे भी सल्यूट कर रहा है और काफी रेजिलियंस आईटीसी दिखाया है। वेरी फ्रैंकली लोगों को लगता है कि ये स्टॉक नहीं चला, बट फिर भी 27% का रिटर्न दिया है और साथ में डिविडेंड अलग देता है, तो रिटर्न्स भी अच्छे हैं। और चार्ट्स पे अगर देखें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट्स है। वेरी फ्रैंकली मैं अगर पूरी इतने चार्ट्स देखते हैं रोज, फंडामेंटल्स तो देखते ही हैं, तो चार्ट्स पे बहुत मजबूत लग रहा है और टेक्निकली अच्छा होने के बाद फंडामेंटली भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, डाउनसाइड रिस्क कम लगती है। और सबसे बढ़िया बात है एफएमसीजी में भी ग्रोथ है, सिगरेट में रहनी है, बस थोड़ा एग्री बिजनेस थोड़ा वीक जरूर रहा, बट ओवरऑल होटल्स में पेपर स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, होटल स्टॉक्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। टूरिज्म की गजब की डिमांड है और सिगरेट तो इनका है ही है मेन बिजनेस, और बाकी एफएमसीजी में भी ग्रोथ आती है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है। सो आई फील कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, और कोई भी अगर गिरावट आती है मार्केट्स की गिरावट के साथ तो घबराना नहीं है। मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स में भी 250-55 के लेवल्स बहुत अच्छे हैं जहां पे सपोर्ट रहेगा, और वहां पे बाइंग करे, और जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करे एंड स्टे पुट। मतलब ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा और डिविडेंड भी 6.25 रुपया दिया है, तो दैट्स आल्सो अ हैंडसम डिविडेंड। बिल्कुल, तो आईटीसी में बने रहने की सलाह संदीप जी कर रहे हैं। और बीपीसीएल पर चर्चा करें तो सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बीपीसीएल के विनिवेश को तो टाल दिया है। सरकार अब नए सिरे से विनिवेश का प्लान भी लाएगी, और खबर यह है कि सिंगल बिडर होने की वजह से दरअसल सरकार इसके विनिवेश पर आगे नहीं बढ़ेगी। तो बीपीसीएल पर एग्जैक्टली जो ये अब ये न्यूज ड्रिवन स्टॉक हो गया है, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? बिल्कुल, मैं तो गलत ही पढ़ा हूं। मैं बीपीसीएल की राय तो यही देता था कि लेना चाहिए। ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से सरकार एक बार के लिए पोस्टपोन करते करते कैंसिल ही कर रहे हैं, और बाद में देखेंगे क्या करते हैं। बट ओवरऑल ये स्टॉक देखिए, अक्टूबर नवंबर 2019 में ये न्यूज स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर आज पूरे 2.5 साल करीब हो गए और अभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हुआ। तो इतने दिन तक तो भाव मेंटेन थे, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि अच्छा खासा लो आ गया है। जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखें, हो सकता है कि एक बाउंस दे दे कहीं भी, अगर और भी क्रूड वगैरह अगर कंट्रोल में आते हैं, और इनकी सेल्स तो अच्छी है ही है, और आगे मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब यहां से बेहतर बनता है। फ्रेश खरीदारी के लिए तो मैं अभी नहीं बोलूंगा एक बार, बट यस, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से 360-70 के लेवल्स दिखाए। बाकी आईओसी के रिजल्ट्स आज अच्छे नहीं आए, बोनस दिया उन्होंने। सो ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा इन स्टॉक्स की तरफ रुझान पॉजिटिव नहीं है, बट स्टिल आई थिंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बीपीसीएल में बने रहने की सलाह संदीप जैन दे रहे हैं। एलआईजी हाउसिंग का भी नतीजे आए हैं। कंपनी के चौथे तिमाही के नतीजे, मुनाफा बढ़ा है 390 करोड़ से बढ़कर 1120 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, और आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 4,970 करोड़ से बढ़कर 5300 करोड़ रुपए पर आय पहुंची है। एलआईजी हाउसिंग में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिजल्ट्स तो गजब के रिजल्ट्स हैं। मतलब बहुत बढ़िया मार्जिन्स भी हैं और बहुत बढ़िया ओवरऑल 1124
14 करोड़ का पैट तो बहुत बड़ा पैट है, क्योंकि पिछले साल अगर कंपेयर करें तो 406 करोड़ के पैट के सामने, और दिसंबर क्वार्टर में भी आई थिंक हाईएस्ट एवर 800-900 करोड़ के लगभग ये कमाती है कंपनी, तो उसके सामने 1114 करोड़ बढ़िया रिजल्ट्स है। और बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में वैसे भी मैं बहुत बुलिश हूँ, HDFC हो या LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, ये सब बढ़िया लगते हैं। और जो खास बात और है कि रियल एस्टेट में जब भी डिमांड आती है तो इनको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रियल एस्टेट के स्टॉक्स में तेजी आए या नहीं आए, बट सरोगेट वे में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बहुत फायदा मिलता है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा डिमांड पे फर्क पड़े। बट यस, इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, और रूरल इंडिया में जबरदस्त रीच है इस कंपनी की। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करके रखें। सबसे बढ़िया बात है, अच्छा रिजल्ट आया आफ्टर मेजर करेक्शन, तो अच्छा खासा करेक्शन भी है। कहीं भी अगर कल बड़ा स्पाइक नहीं आए और एक साथ बढ़ के खुले तो अलग बात है, कहीं भी अगर नॉर्मल रेट्स पे मिले, 2-4% भी ऊपर मिले, तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए स्टॉक। LIC हाउसिंग फाइनेंस में बने रहने की सलाह संदीप जैन की। कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। पटना से सुजीत चौबे सवाल पूछे, मेट्रोपोलिस है इनके पास 60 शेयर, 3000 इनकी खरीद है। हमने देखा कि शेयर 8% टूटा, वायदा का टॉप लूजर रहा है मेट्रोपोलिस, और 20 महीने के निचले स्तर पर भी पहुंचा है। मेट्रोपोलिस में अभी क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है संदीप जी? देखिए 1mg ने इतना बड़ा एक डिसरप्शन का एक माहौल फैला दिया, और देखिए जो अभी न्यूज आई थी और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव न्यूज थी, आई थिंक परसों सामने आई थी कि टाटा 1mg अपने जो डायग्नोसिस के जो रेट्स हैं उनको एक साथ बहुत स्लैश कर रही है, और काफी सस्ते रेट्स पे टेस्ट और ये सब मुहैया करवाएगी कस्टमर्स को और पेशेंट्स को। तो उसकी वजह से ये जितने भी हाईली वैल्यूड, क्योंकि ये रिचली वैल्यूड है और ये कंपनियां अच्छा भी बहुत कर रही थी, और कोरोना के बाद अगर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेक्टर्स था मेरा भी, तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, ये सबको बहुत बार रेकमेंड किया, इवन थायरोकेयर भी। बट ये न्यूज के बाद इसमें बड़ा रिएक्शन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बार और रिएक्ट करें। और वैल्यूएशंस काफी हैवी है, 40 के पी मल्टीपल पे अभी भी स्टॉक काम कर रहा है, और अगर नीचे का घर अभी भी है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा एक बार बाउंस आए तो बाउंस पे एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी न्यूज आती है तो रिएक्ट स्टॉक थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है, बाद में एक बार स्टेबलाइज होते हैं, और बाद में हो सकता है कि और भी न्यूज की फाइनल पॉइंट्स अगर सामने आती है तो उसके बाद एक बाउंस भी हो जाता है। सो मेरे हिसाब से अब तो एक बार निकलने की राय नहीं दूंगा मैं, इनको होल्ड करके रखें, क्योंकि फंडामेंटली डिसरप्शन का एक जो डर है उसके अलावा बाकी चीजें बहुत बढ़िया इन कंपनियों में। बिल्कुल, तो मेट्रोपोलिस में फिलहाल बने रहने की सलाह संदीप जी की तरफ से। हावड़ा से मुकेश चौधरी का सवाल लेते हैं। बॉश पर इनका सवाल है, 30 शेयर है इनके पास और खरीद है इनकी 13,050 की। कंपनी कल नतीजे भी जारी करेगी, क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी ये बॉश में? देखिए अगेन ये भी बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है, अपने ऊपर के लेवल से तो अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, मतलब 19-20 हजार के लेवल्स देखिए, और उसके सामने अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। और अब ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स अच्छा करेंगे, और अब रिजल्ट्स का भी समय है, तो ये भी एक जानना जरूरी है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल ये होल्ड करके रखें। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डरने की बात है। ओवरऑल ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स अगर पिछले कुछ दिनों में करेक्शन भी आया तो थोड़ा बहुत स्टैंड आउट करते हुए और थोड़ा सा आउटस्मार्ट करते हुए दिखे थे मार्केट्स में, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें। और कल कौन से मेन इवेंट्स होने वाले हैं उस पर करते हैं चर्चा। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण जरा बताइए कल किन इवेंट्स पर रहेगी बाजार की नजर? देखिए नतीजों का सीज़न अपने चरम पे, इसके लिए आपको खासकर उन कंपनियों पे नज़र रखनी है जिनके कल नतीजे आने वाले हैं। उसमें देखिए निफ्टी में तो डॉक्टर रेड्डीज है, ये अपने नतीजे घोषित करेगा। इसके अलावा एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो 6 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। अशोक लेलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉश, चंबल फर्टिलाइज़र, कॉनकॉर, गोदरेज कंज्यूमर्स और HPCL, ये वो कंपनियां हैं एफएनओ में जो कि अपने नतीजे घोषित करेगी, तो इन पे नज़र रखेगा। और कैश की कंपनियों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। वहीं IPO मार्केट यहाँ पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि पैराडिप फॉस्फेट का IPO का कल आखिरी दिन है, और देखिए 1500 करोड़ के आसपास का IPO है। देखना होगा किस तरह का सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को फाइनली मिलता है। वहीं काफ़ी सारे IPO जो बंद हुए थे उनके अलॉटमेंट होने वाले हैं। डिलीवरी का IPO यहाँ पे कल शेयर अलॉटमेंट होने वाला है। इसके अलावा वीनस पाइप का भी शेयर अलॉटमेंट होने वाला है, तो अपने अकाउंट्स पे नज़र रखिएगा शेयर अलॉटमेंट के चलते। सबसे आखिरी में CL एजुकेट
शेयर बायबैक पे कल बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है, तो इसके चलते आपको कल CL एजुकेट के स्टॉक पे भी नजर रखनी है। तो काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जो कि आपको देखने मिलेगा। इन सभी स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है, नो डाउट। इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि वहाँ की जो उठापटक है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो भारतीय बाजारों पर हो सकता है। और कल के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स महज 5 पॉइंट नीचे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। सपोर्ट जो बाजार लेगा नीचे की तरफ तुरंत 16,200 16,400 की रेंज है, लेकिन बड़े सपोर्ट के तौर पर देखें तो 16,075 से 16,150 ये 75 पॉइंट की रेंज कल सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 16,400 16,475 वो रेंज होगी जहां पर जाकर रुकेंगे, अटकेंगे बाजार निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,900 से 34,150 250 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 34,650 से 34,900 ये 250 पॉइंट की रेंज है ऊपर रुकावट के तौर पर, जिस पर आपको रखनी है नज़र। एग्जैक्ट लेवल आप कल बाजार के दौरान देखेंगे कि किस लेवल के आसपास किस तरह के मूड माहौल में बाजार ट्रेड करते हैं। FIs की तरफ से बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ दिखा, ये पॉजिटिव है, और बाजार अभी भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, इनफैक्ट हल्के ही हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी, तो शायद दोनों तरफ का एक्शन और ट्रेड देखने को मिले। शुरुआत ग्लोबल संकेतों पर करेंगे और उसके बाद अगर पहले बढ़े तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और गट कर आए तो निचले स्तरों से बाजार में बढ़िया सपोर्ट भी आता दिखेगा, यानी कि रेंज के दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देने के लिए कल भी बाजार है तैयार। आइए अब समझते हैं लंबी अवधि की खरीदारी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, और संदीप जी आपसे जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं और वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। और ये स्टॉक इत्तेफाक ऐसा है कि मैं पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं, और हालांकि वन ऑफ माय फेवरेट्स भी रहा हुआ है। और ये बिजनेस में बहुत कॉन्फिडेंस, आप देखिए जिस तरीके से ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस और ये सब में देखते हैं तो ब्लू डार्ट ऐसी चीज है कि हर जगह ब्लू डार्ट ही करते हैं। और ये एक तरीके से हाउस होल्ड नेम हो गया। हाउस होल्ड क्या मतलब, एक जेनरिक नेम है अगर कोई भी अच्छी कुरियर कंपनी से आप आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कंपनी के रिजल्ट्स गजब के आ रहे हैं, गजब की ग्रोथ दी है कंपनी ने। 65% की प्रॉफिट में कैगर रही है पिछले 3 साल की, और मार्केट शेयर कंपनी का गजब है। अराउंड 50% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड एयर एक्सप्रेस में है और 16% शेयर लैंड कुरियर इंडस्ट्री में है। सो इस तरीके की ये कंपनी, और प्लस 75% शेयर होल्डिंग DHP की है, DHL की, जो कि एक MNC है। और फंडामेंटल्स पे आते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 55%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 41% बताया। मार्च 2021 में 90 करोड़ का पैट था, उसके सामने 137 करोड़ का पैट मार्च 2022 में। और ओवरऑल देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत बड़ा नाम है इसमें, ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट, जो राधा किशन जी दमानी की जो एस इन्वेस्टर है इंडिया के, उनकी इसमें शेयर होल्डिंग है। और ओवरऑल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो मुझे लगता है कि 8,350 के टारगेट्स आने वाले 6 से 9 महीने में अचीव हो सकते हैं। सो डाउनसाइड रिस्क भी मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और बहुत बढ़िया लेवल्स पे स्टॉक, बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लू डार्ट में खरीदारी के अवसर ढूंढ सकते हैं संदीप जैन की राय। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल कहां रख सकते हैं और क्या राय दे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया, आपको बताएं। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी में HUL में खरीदारी की सलाह है चंदन तापड़िया की। HUL की 2300 की कॉल 26 रुपए पर खरीदने की सलाह, टारगेट 39 और स्टॉप लॉस 19 पर जरूर ध्यान रखिए। और दूसरा स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन्होंने गुजरात गैस में रखने की सलाह दी है, जिसकी 580 की कॉल 10 रुपए में खरीदने की सलाह, स्टॉप लॉस 6 और टारगेट 18 के लिए। संदीप जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।